उपदेशामि दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। चलिए, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जस्ट स्टार्ट किया था, याद है? yes, sir. और मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में त और ह आता है, देखिए मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, त और ह में मात्रा है की हो सकती है, ऊ की हो सकती है मात्रा, ही की हो सकती है ना, है हूँ है जो भी है, तो त और ह आना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में त और ह आता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला वाक्य मैंने दिया था, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, आए। अब जाने की अंग्रेजी होती है टू गो। ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। टू गो माने जाना, गो वेंट गॉन। जैसे कि मैंने बताया था, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, और मैंने ये भी बताया था कि सारी की सारी जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, 2 चीज़ों पर बेस्ड है, वर्ड और वर्ब। वर्ब्स अगर आपको याद हो जाएं, ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। बोली गो, जो नंबर 1 पे है वो फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। जो नंबर 2 पर लिखी, ये पहली, ये दूसरी, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। और ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी जो नंबर 3 पे लिखी जाती है, उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो बोली गो वेंट गॉन, मैंने दूसरा वाक्य दिया, मैं स्कूल नहीं जाता। तो और ह वाले मैंने बहुत सारे वाक्य आपको लिखवाए थे वो लेसन के बाद। अब हम आज करेंगे प्रश्न वाले वाक्य, ना वाले वाक्य। तो हमारे हर टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक हाँ वाला, बोलो हाँ। एक ना वाला, बोलो ना। एक होता है क्या वाला, बोलो क्या। और एक होता है क्यों वाला, बोलो हाँ, ना, क्या, क्यों पे हाथ ऐसे आ जाता है, क्यों भाई। और क्या पे हाथ हमारा ऐसे जाता है। मैंने आपको बोला स्वाति मेरे लिए पानी ले आओ। मान लो आप 8वीं में पढ़ती हो, ठीक है, या प्रीति आप, हाँ स्वाति से बात कर लो, कोई बात कर लो बात, तो मुंह क्यों सुझाया हो, खड़े हो जाओ। मान लो आप 8वीं में पढ़ती हो और हम एक ही माँ बाप की संतान हैं, और मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा। तो मैंने कहा स्वाति मेरे लिए पानी ले आओ। आपने कहा अच्छा भैया ला रही हूँ। अब मैं 10वीं में हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मैं रॉब डाल रहा हूँ छोटी बहन पर, जबकि डालना नहीं चाहिए। ये पर्सनैलिटी लेवल में पढ़ाएंगे, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो मैंने कहा स्वाति पानी ला, अच्छा भैया ला रही हूँ। तीसरी आवाज़ दी, चौथी आवाज़ दी, 5वीं आवाज़ में मुझे गुस्सा आया। मैं स्वाति पानी ला रही नहीं ला रही, अच्छा भैया भी ला रही हूँ। ये फट पानी ले आई। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही पानी लेके आई, मैंने क्या बोला, क्या यार इतनी आवाज़ें दे बड़ी 1 गिलास पानी के लिए। बोली सॉरी भैया, अब आगे से एक ही आवाज़ में दूंगी, अब आवाज़ों में पानी लेके आती हूँ। फिर छठी आवाज़ दिलवा रही है। तो क्या पे हाथ कैसे घूमता है, ऐसे बैठिए। तो बोलो क्या, बोलो हाँ, ना, अब हाथ भी हिला और सर भी हिला, ना, क्या, बोलो क्या यार, ऐसा शाबाश, वेरी गुड। क्या पोज आया आपका, क्या यार, बोलो क्यों पे हाथ ऐसे आता है। तो हाँ, ना, क्या और क्यों, इस पर ये पूरी अंग्रेजी भाषा आधारित है। आइए, मुझे किसी ने सिखाया थोड़ी था कि आप क्या पे हाथ ऐसे करो, ये सब मैंने क्रिएट किया है। भास्कर स्कूल का जो सिस्टम है, ये अनूठा सिस्टम मैंने तब क्रिएट किया था जब मैं 17 वर्ष का था, राइट।
तो ये वाक्य दिया मैंने, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ना वाले वाक्य में, चूंकि रिपीट कर रहा हूँ इसे दोबारा से बता रहा हूँ, ना वाला वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है। कोई भी ना वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। कोई भी प्रश्न वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। स्पोकन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए बोलते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल आपने क्या याद रखना है कि कोई भी प्रश्न वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, और कोई भी ना वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। बोलो, कोई भी प्रश्न वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। कोई भी ना वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। अब दोबारा से बोलो, कोई भी ना वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। और कोई भी प्रश्न वाला वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता। और चाहे प्रश्न क्या से हो, या फिर प्रश्न डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से हो। प्रश्न क्या से हो, देखो आप, प्रश्न क्या से हो या डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से हो, बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी ना वाला वाक्य या प्रश्न वाला वाक्य नहीं बनता। और दुनिया में जब भी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, या बनेगा डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से। ये 9 शब्द हैं, बोलो, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, whom, how। अब मेरे साथ मिलके बोलेंगे। वाई वन वेयर पे आप राइट हैंड की ओर जाएंगे। बोलो, वाई वेन वेयर, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। वापिस आ जाओ, मैं अब इशारे से बताऊंगा, मैं डायरेक्शन दूंगा और आप ऐसे करेंगे। बोलो, वाई वेन वेयर, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। वापिस आ जाइए, एक दूसरे के कंधे पे सोना नहीं, राइट। अब 6 प्रोनाउन मैंने लिखे, पिछली क्लास में सारा बताया था। बोलो, आई, यू, दे। आई पे हाथ अपने ऊपर ले जाओगे, यू पे सामने करोगे, और दे पर आप अपना राइट हैंड, आप ऐसे बैठे हो, राइट हैंड राइट की ओर ले जाओ। तो दोबारा से बोलो, आई, यू, दे, वी हो गए हम, और ही पर अपना राइट हैंड राइट की ओर ले जाओ। बोलो, ही, शी, ही, शी। तो अब भूल जाओ तो ये याद रखो कि राइट हैंड पुरुष का हाथ माना जाता है। पुरुष को थोड़ा सा नारी के मुकाबले में तगड़ा माना गया, तो ही पर हमने राइट हैंड रखा, और शी पर लेफ्ट हैंड। तो सबका एक्शन एक जैसा लगे इसलिए ये बताया गया, वरना नारियां भी आज उतनी शक्तिशाली हैं जितने की पुरुष हैं, बल्कि ज़्यादा शक्तिशाली हैं नारी। ठीक है, कैसे? ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में पढ़ा। तो क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? अब ये प्रश्न क्या से बना, रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे अगला बढ़ूंगा। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? देखिए मैंने लिखा यहाँ पर, अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है? कौन सा है? क्या। अब यहाँ प्रश्न क्या से बनता है? 3 बार बोलेंगे, क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। यहाँ प्रश्न क्या से बना, तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने छुपा दिया। क्या बचा? अब देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड को हटाने के बाद, छिपाने के बाद, मैंने क्या देखा कि ऊपर वाला और नीचे वाला वाक्य एक जैसा, तो अंग्रेजी भी सेम ही होगी। तो क्या बनेगी अंग्रेजी?
ब्यूटीफुल। आई डू नॉट, जब तक मैं लिखना लूँ आप बोलते रहिए। ब्यूटीफुल। अब मैंने हाथ उठाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? मेरे हाथ के नीचे क्या छुपा है? क्या छुपा है? ये क्या छुपा हुआ है? तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, ये बात बड़े गौर से सुननी है, जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, आपने उसी वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाना है। मैंने क्या बोला? अंदर के हेल्पिंग वर्ब दो भी हो सकते हैं, तो पहले वाले को लोगे। तो जो पहले हेल्पिंग वर्ब आया हम उसे उठाएंगे और बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर हो गया डू आई नॉट। ये सिस्टम मैंने बना दिया और आपको पढ़ा दिया। मैंने इसमें कुछ नहीं बताया। मैं आपसे कोई सबऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास की बात नहीं करूंगा। मैं कोई आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं करने वाला। हम बिना उन चीज़ों में पढ़े हुए अंग्रेज़ी भाषा सीख सकते हैं और अंग्रेज़ी के अच्छे वक्ता बनेंगे। तीन बार बोलो, बनेंगे बनेंगे बनेंगे। ब्यूटीफुल। नाउ नंबर 4 मैंने दिया, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? मैं स्कूल, बोलो, आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूँ। ब्यूटीफुल। यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? आप मुझे कौन बताएगा? आप बताओ। सोनिया के साथ जो बैठी। My name is Monica Gawal from Rajendra Nagar branch. और इसमें बताओ प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से? वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड। बैठ जाइए। तो प्रश्न यहाँ क्यों से बन रहा है, तो मैंने इस क्यों को छुपा दिया। अब क्या बचा? मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब देखिए नंबर 2 और नंबर 4 एक जैसा हो गया। yes, तो मैंने लिखा आई डू नॉट गो टू स्कूल। बोलिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब मैंने जब हाथ उठाया, देखा प्रश्न क्यों से बन रहा है, तो आप याद करो यार, जब विजय भास्कर सर ने क्लास में पढ़ाया था तो सर ने ये बताया था कि प्रश्न वाले वाक्य में ऑनर का, वाक्य के ऑनर, वाक्य के ऑनर का, अंदर का वाक्य है ना, वाक्य के अंदर का जो वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब है, तो वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब डू था। यहाँ से डू को उठाया और बाहर ले आया। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा या क्या से बनेगा, या इन 9 शब्दों से, इसको बोलते हैं डब्ल्यू फैमिली वर्ड। डब्ल्यू 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 एक एच से शुरू होता है, तो इसलिए हम इसे WH फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, सारे मर्द हैं, एक औरत हो, हम कहेंगे मर्दों का परिवार है ये। लेकिन जब डिटेल में बताना तो कहेंगे मर्द भी है औरत भी है, तो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स में और H भी, तो इसलिए हम इसे WH फैमिली कहते हैं। तो WH फैमिली का जो वर्ड है क्यों की अंग्रेजी क्या है? वाई। तो वाई उससे भी पहले आ जाएगा। हमारा आंसर हुआ वाई डू आई नॉट। नंबर 5, अब मैंने दिया मैं स्कूल क्यों जाता हूं। अब देखिए आप, प्रश्न किससे बन रहा है? बोलो, क्यों से। प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से। 3 बार बोलो, क्यों से, 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 क्यों से। ठीक है, प्रश्न क्यों से बन रहा है, तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया। क्या बचा? मैं स्कूल जाता हूं। मैंने क्या किया? इसकी अंग्रेजी बनाई। बोलिए, आई गो टू स्कूल। यहाँ तक सबको आ गया? yes, अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? अब मैंने ये नियम बताया था कि जब भी कभी प्रश्न वाला वाक्य आए, प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओ। अब वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य बनता नहीं, तो आप क्या करोगे? आपने ये देखा कि ये वाक्य जाता हूँ तो और हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को आप अपनी तरफ से लगा दो। हमने हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से ऐड कर दिया। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है?
W फैमिली का वर्ड वाई उसके साथ, उसके भी पहले आ गया। W फैमिली का वर्ड उसके भी पहले आ गया। हमारा आंसर हो गया वाई डू आई गो टू, बोलो वाई डू आई गो टू स्कूल। अब यहाँ एक नियम बना कि पृष्ठ वाले वाक्य में W फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ हैं। अगर ये साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत, रॉन्ग हो गया। अब ये हमारा प्रश्न सही हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे उतार लीजिए। वह स्कूल जाता है। अब हम आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर पर, राइट। ये बड़ी गंभीरता से आपने लर्न करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। डिटेल में मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, और बीच में आकर के बताया था सब स्टूडेंट को फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। एक बार मैं जस्ट एक मिनट में रिपीट कर देता हूँ उसी बात को। जैसे आपका नाम क्या बेटा? हाँ हाँ, सुशील कुमार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप क्या हो मेरे लिए? सेकंड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप क्या कहलाओगे? सेकंड पर्सन। अब मैंने मुंह इधर कर लिया आपकी ओर। क्या नाम है आपका? सीमा, फ्रॉम राजेंद्र नगर ब्रांच, फ्रॉम रोहिणी ब्रांच। भूल गई थी क्या? अच्छा, पहले पश्चिम बिहार कहने लगी थी। चलो कोई बात नहीं। सीमा, सीमा शर्मा, सीमा डोमरा। क्या नाम? हाँ, सुशील कुमार फ्रॉम ये राजेंद्र नगर ब्रांच से है और आप रोहिणी ब्रांच। हाँ ठीक है। तो सुशील, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरे लिए क्या हो? सेकंड पर्सन हो, और सीमा मेरे लिए क्या है? थर्ड पर्सन, ठीक है। और जैसे ही मैंने सीमा आपकी ओर मुंह किया, मैं फर्स्ट पर्सन, आप मेरे लिए क्या बन गए? सेकंड पर्सन। सुशील हमारे लिए क्या हो गया? थर्ड। ये पूरी क्लास हमारे लिए थर्ड पर्सन, राइट। तो यही बात मैंने पिछली बार समझाई थी कि जब थर्ड पर्सन अकेला हो, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, अब सेकंड रूल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। वह कौन है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन आई, यू। देखिए प्रोनाउन देखें, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, प्लूरल माने एक से ज़्यादा, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब शी मैंने बोला तो सतीश बड़े प्यार, वैसे नहीं बोल रहा था, बड़े प्यार से बोला शी। अपनी पत्नी को याद कर रहा है, कोई बात नहीं। सतीश खड़े हो जाओ, पूरा नाम बताओ। My name is Satish Kumar Rana from Rajendra Nagar. हाँ, इनका नाम है सतीश कुमार राणा। याद कर रहे थे अपनी पत्नी को जब मैंने शी कहा। क्यों? क्योंकि इनको आज उससे नहीं दिया खाना। चलिए बैठिए, लेट्स वेलकम सतीश कुमार। हाँ, वह स्कूल जाता है। अब ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, ना मैं, बोलो ना मैं, ना तुम, वह, अंगूठा आ गया ना, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आप लोग जो घरों में बैठे हुए मुझे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख रहे हैं, या अपने टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं, या बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को भी मेरा ये कहना है, जैसे मैं भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ अपने विद्यार्थियों को, ये लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सब लोग 3 महीने के अंदर बड़े अच्छे वक्ता बनने वाले हैं। और आप भी वक्ता बन सकते हैं अगर आप लोग
जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, घर बैठकर, ऑफिस में बैठकर, जहाँ भी आप बैठे, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। बोलिए, आई के साथ डू, आई के साथ डू, यू के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डस, ही के साथ डस, शी के साथ डस, शी के साथ डस, शी के साथ डस। शी के साथ डस। वेरी, थैंक यू वेरी मच। मैं वापिस अपनी क्लास में आ रहा हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि वह स्कूल जाता है, वर्ब की पहली जहाँ भी तो आएगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गो आ गया, लेकिन वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस या देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और का मतलब होता है या अथवा। एस लगेगा या एस आएगा विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। अगर थर्ड पर्सन बहुत सारे हैं तो नहीं आएगा। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब जरा ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कहा सतीश के साथ कौन बैठे? Nishant. खड़े हो जाओ निशान। My name is Nishant Jain from Rajendra Nagar branch. तो लेट्स वेलकम निशांत जैन, कम ऑन। अब देखिए, मैंने बोला निशांत, ये समझाने के लिए दे रहा हूं, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। निशांत स्कूल जाता है, देखिए क्या आएगा? निशांत, निशांत गोज टू स्कूल। निशांत कौन है? भले निशांत मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मेरे लिए क्या है? ये थर्ड पर्सन नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मान के चलते हैं, अगर एक नाम है तो। जैसे यहाँ तक कि अगर मैं अपने बारे में भी अगर बात करूँगा, आई कह के करूँगा, तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं अपना नाम बोलूँगा, स्वयं खुद ही नाम बोलूँगा कि विजय भास्कर स्कूल जाता है, तब भी आएगा विजय भास्कर गोज टू स्कूल, भले ही बोलने वाला मैं क्यों ना हो। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो अपना अपना नाम लेके बोलो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया ना आपका नाम? अपना अपना नाम लो और गोज और टू स्कूल बोलो। जैसे आप बोलोगे स्वाति गोज टू स्कूल, बोलो। स्वाति goes to school. सब अपना अपना नाम लेके बोलो दोबारा से। नाउ स्टार्ट। आप इधर इशारा करो। ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा नंबर 8, निशांत। निशांत जैन है ना पूरा? निशांत जैन और सतीश राणा, जिसको आज पत्नी ने नहीं दिया खाना। अब घर जाके इसे अपनी पत्नी को पड़ेगा मनाना, क्योंकि लेट जाएगा, आज मैं टाइम पर जाने नहीं दूंगा। तो निशांत जैन और सतीश राणा स्कूल जाते हैं, भास्कर स्कूल जाते हैं। चलिए अब देखिए, निशांत जैन, अब ये कौन हो गया? निशांत जैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, और सतीश राणा एक और आ गया, तो ये थर्ड पर्सन दोनों मिलकर क्या हो गए? प्लूरल। एक से ज्यादा हो गए। पहले निशांत सिंगुलर था यहाँ पर, अब निशांत और सतीश मिलकर के क्या हो गए? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आएगा? निशांत जैन। आप बोलिए निशांत जैन एंड सतीश राणा गो टू भास्कर स्कूल। दोबारा बोलिए। अब क्लैरिटी हो गई कि थर्ड पर्सन एक है, ही है या नाम है, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, साथ में एस या ईएस जैसी भी स्पेलिंग हो, वर्ब के हिसाब से स्पेलिंग आएगी। आपको स्पेलिंग के रूल भी बताऊंगा मैं। और उसके बाद टू आएगा डेस्टिनेशन के लिए, जिस स्थान पर आपने जाना है उसके लिए टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हमने स्कूल जाना है तो डेस्टिनेशन हमारा स्कूल है, तो क्या आएगा? निशांत जैन, निशांत गोज टू स्कूल, और यहाँ आएगा निशांत जैन एंड सतीश राणा। गो इसलिए आया क्योंकि वो 2 हो गए। ठीक है? नंबर 9, मैंने बोला निशांत के आगे कौन बैठा है? My name is Ghanshyam Chaudhary
from Rajnagar branch. हाँ, आपके नाम की स्पेलिंग मुश्किल है, मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है बैठो। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? गुरप्रीत। पूरा नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। ठीक है, आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। चलिए बैठिए। तो आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, अलग अलग ब्रांचेस से आए हैं। धीरे धीरे मुझे आप सबके नाम याद होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गुरप्रीत सिंह, देखो आप ऐसे लिखेंगे गुरप्रीत। गुरप्रीत सिंह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा भी गुरप्रीत सिंह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। मैंने कहा घनश्याम आपका नाम इसलिए लिखा, आप इतने गुस्से से देख रहे थे, मुझे लगा मैं नहीं वाला बाकी लिखूंगा, ये गुस्सा कर जाएगा, ठीक है। तो गुरप्रीत सिंह, देखो आप, गुरप्रीत सिंह भले ही नाम आ गया और मैं उसके साथ खड़ा होकर भी उसके बारे में बताऊंगा, तो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। गुरप्रीत सिंह डज नॉट। अब देखिए आप, मैं ऐसा करता हूं, यहां डू नॉट लगा देता हूं, ध्यान देना जरा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आना था? वर्ब की पहली फॉर्म, ध्यान देना इस बात की ओर। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या आना था? एस या ई एस। गुरप्रीत सिंह डू नॉट गोज टू स्कूल। अब जरा ध्यान दो इधर, गुरप्रीत सिंह डू नॉट गोज टू स्कूल। अब आप याद करो कि भास्कर सर ने ये पढ़ाया था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ना मैं गुरप्रीत ना तुम गुरप्रीत, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आती तो वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन साथ में एस और एस हाँ वाले वाक्य में आता है, ना वाले वाक्य में डू या डज लगता है। तो हम क्या करेंगे? इस ईएस को यहाँ से हटाएंगे और डू के साथ लगा देंगे। हमारा आंसर होगा गुरप्रीत सिंह डज नॉट गो। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ डज आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ गो के साथ एस या एस नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर डज आएगा, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इधर ईएस आ गया तो इधर एस या ईएस नहीं आएगा। डज लगाते हुए हम केवल और केवल वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। नियम याद हो गया? Yes, sir. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है? बोलिए। आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। स्टार्ट। ब्यूटीफुल। अब यहाँ प्रश्न किससे बना? तो किससे बना? तीन बार बोलो, क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। अब यहाँ प्रश्न क्या से बना? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया। क्या बचा? वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखो, वह स्कूल नहीं जाता है, गुरप्रीत सिंह की जगह वह लिख दिया मैंने। तो अगर होता गुरप्रीत सिंह स्कूल नहीं जाता है तो गुरप्रीत सिंह डज नॉट गो टू स्कूल। तो वह स्कूल नहीं जाता है कि अंग्रेजी क्या थी मैंने? डज नॉट गो टू स्कूल। नियम क्या आया कि डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमने डज लिया और वाक्य के अंदर लगा दिया, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है इसमें? क्या। इस इंट्रोगेटिव वर्ड को जब मैंने छुपाया तो सिंपल वाक्य था। अब ये क्या वाला वाक्य बन गया। तो क्या वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ड बाहर ले आते। अपने पार्टनर को बताओ, सर कह रहे हैं वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं। हमारा आंसर हो गया डज ही। अब देखिए, जब डज इधर आया तो वाक्य का पहला लेटर डी कैपिटल आएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको उतार लीजिए।
चलिए अगला वाक्य जो मैं आपको दे रहा हूँ, सेंटेंस नंबर 11, वह है वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। यहाँ प्रश्न किससे बना? क्यों से। तो 3 बार बोलेंगे, क्यों से, 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 क्यों से। ब्यूटीफुल। यहाँ प्रश्न क्यों से बना है? तो नियम क्या बताया था मैंने कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसमें क्या है? क्यों। ये वो शब्द है जिससे प्रश्न बन रहा है। मैंने क्यों को छुपा दिया। अब देखिए इसको छुपाने के बाद जो वाक्य बचा वो है वह स्कूल नहीं जाता। अब वह स्कूल नहीं जाता है कि अंग्रेजी होगी ही। मैंने इसको छुपा दिया और अंग्रेजी बनाई। बोलो ही डज नॉट गो टू स्कूल। और जैसे ही मैंने हाथ हटाया देखा प्रश्न क्यों से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। देखिए अब ये बाहर आ गया। और डब्ल्यू फैमिली, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। ये लिखा हुआ है डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई, उससे भी पहले आएगा तो हमारा आंसर हो जाता है वाई डज। और जब ये वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल आएगा तो ये वाला एच छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं दोबारा से ही लिख देता हूँ, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। ठीक है। अब देखो, अब मैंने दिया नंबर 12 पे, वह स्कूल क्यों जाता है। बोलिए, वह स्कूल क्यों जाता है। बुलंद आवाज के साथ सब में मिल करके बोलना। वह स्कूल क्यों जाता है। अब यहाँ प्रश्न बना क्यों से। जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को मैंने छुपा दिया। अब बचा वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है कि अंग्रेजी होगी ही गोज टू स्कूल। बोलिए, ब्यूटीफुल। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से। अब नियम के अनुसार मैंने ये बताया था कि वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब आपको ये याद करना है कि सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने? आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज। शी के साथ डज। तो ही के साथ डज आया। यस सर। तो अब ये ही के साथ डज आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम क्या करेंगे? प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। अब अगर तो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसे हटा करके वहाँ से बाहर ले आओ, और अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से लगा दो। तो ये याद होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। तो ये डज को मैंने अपनी तरफ से यहाँ लिख दिया। जब यहाँ डज आया तो गो के साथ जो ई एस लगा वो हट जाएगा, जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था आपको। अब ये जब हट गया, डज ही गो टू स्कूल आ गया, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। डब्ल्यू फैमिली का वर्ड डज से भी पहले आएगा। हमारा आंसर हो गया वाई डज ही गो टू। नॉट नहीं था तो नॉट नहीं आएगा। बिना नॉट के भी जब वाक्य बनेगा तो नियम वही रहेगा कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों अगर साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर 13। मैंने बोला मैं स्कूल, अगला बाकी जो दे रहा हूँ, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। राइट। अब कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। तो मैं वाक्य दूंगा
और आप तब तक बोलते रहेंगे जब तक मैं लिख ना लूँ। वाक्य है, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। ब्यूटीफुल। मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। अब यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? छुपा दिया। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को छुपा दो। ये बचा मैं स्कूल जाता हूँ। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई गो टू स्कूल। क्योंकि जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और उस वाक्य में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो आई के साथ क्या आएगा? गो। वर्ब की पहली फॉर्म, आई गो टू स्कूल। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, कैसे। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगाएंगे, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा? देखिए मैं उंगली रख के बता रहा हूँ। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू। तो मैंने क्या किया, डू को प्रश्न बनाने के लिए अपनी तरफ से बाहर लगा दिया। अब कैसी की अंग्रेजी देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ क्या होती है? हाउ। कैसी की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। तो हाउ को, WH फैमिली के इस शब्द को उससे भी पहले लगाएंगे। हमारा आंसर बना हाउ डू आई। यहाँ फिर वही नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में W फैमिली का वर्ड, अब है WH फैमिली का वर्ड, ये हाउ। WH फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। ये क्रॉस का निशान लगा दो। आप गलत ही बोलो, मैं मजाक करूँ, गलत। ठीक है। नंबर 13। हाँ, नंबर 14। बड़े जागरूक हो आप। अब मैं कहता हूं यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। शोभा का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई बोलो यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, बोलो एक बार, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। अब ये शोभा का मतलब है कि तुम्हारा जो आचरण है वो खराब है, ये तुम्हें ठीक नहीं लगता ऐसा बिहेव करना। अब मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो पड़ोसी आपस में इकट्ठे पढ़ते थे और यहाँ पढ़ने आते थे। उनके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उसका नाम शोभा था। तो मैंने कहा यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो क्लास के अंदर ही खड़ा होकर बोलता है, सर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मुझे शोभा नहीं देता। मेरी शोभा को, हाँ मेरी शोभा को ये ले गया सर। पहले मेरी दोस्ती थी, अब ये खींच के ले गया। सर इसे बोल दो कि मेरी शोभा मुझे वापस कर दे। तो मैंने कहा भाई मैं तो अंग्रेज़ी भाषा पढ़ा रहा हूँ, तो शोभा देने की अंग्रेज़ी ये मैं मिटा दूँ ये वाला। ये इंट्रोगेटिव वर्ड कितना नंबर लिखा था? 4 था। अब नंबर 5 आ जाएगा। तो शोभा देने की अंग्रेजी होती टू बिहोव। बिहोव माने शोभा देना। इसकी 3 फॉर्म होंगी, बिहोव, बिहोव्ड, बिहोव। बोलिए, बोलते रहो, बिल्कुल ठीक है। तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, दिस। अब ही, शी, इट और दिस क्या माना जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाएगा, थर्ड थिंग सिंगुलर माना जाएगा, राइट। तो हमने क्या दिया? दिस। दिस के साथ डू आएगा या डज आएगा? जब हम इसे थर्ड थिंग या थर्ड पर्सन किसी चीज़ को मानते हैं तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या थर्ड थिंग सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। दिस डज नॉट बिहोव यू। बोलिए, बोलो। अब अपने अपने पार्टनर को बोलिए, दिस डज नॉट बिहोव यू। मान लो आपका पार्टनर आपको गाली दे के बात करता है या गलत बात करता है कोई, या गुस्से से बोलता है, आप क्या बोलोगे? दिस डज नॉट बिहोव यू। बोलो, एक्शन करो, दिस डज नॉट बिहोव यू। चलिए उतार लीजिए। क्या ये तुम्हें शोभा देता है? अब वही वाली बात कि जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दीजिए। अब क्या बचा?
तो दिस बिहोव्स यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड थिंग सिंगुलर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में एस या अब हमने देखा कि प्रश्न वाला वाक्य है, प्रश्न वाले वाक्य में दिस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? याद है इट लिखा था हमने यहाँ पर, इट या दिस के साथ क्या आएगा? डज। तो हम डज को अपनी तरफ से बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? अब ये जब डी आएगा तो ये पहला लेटर जो है कैपिटल आएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और बिहोव का जो एस है ये हट जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? डज दिस बिहोव, और ये टी छोटा हो जाएगा। डज बोलो, डज दिस बिहोव यू। चलिए अब आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 16। अब देखिए, अब मैं एक आपकी एक्शन से आपकी भावनाएं नजर आती। कई बार व्यक्ति मुंह से बड़ा मीठा बोलता है लेकिन उसके भाव से पता लग रहा है कि वो हमें देखकर खुश नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई शब्द आपको नहीं आता तो शब्दों से आप अर्थ का अंदाजा लगाते। ठीक है, गलत बात है? डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? यस सर, आई एग्री विद यू। ब्यूटीफुल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अमन है ना? अमन खड़े हो जाओ। मैंने अमन को बोला, अरे अमन यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? अब मेरा भाव देखो, मैं कहता हूँ हेलो अमन यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और चेहरे पे मेरा नफरत का भाव है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपने अंदाज़ा लगा लिया कि बोल तो मैं ब्यूटीफुल रहा हूँ लेकिन मेरे मन में आपके लिए उस स्नेह का भाव, अफेक्शन का भाव नहीं है। अब देखो मैं बोलता हूँ, आप अंदाज़ा लगाओ इस शब्द का अर्थ क्या है। आपको नहीं आता, केवल हाथ खड़ा करेंगे। अमन यू आर वियरिंग शैबी ड्रेस, वंडरफुल। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? हाँ यस, हाँ नाम बताइए। राजीव कुमार फ्रॉम रोहिणी ब्रांच। हाँ राजीव बताओ, इसका मतलब है बड़ी क्या क्या ड्रेस डाली हुई? कौन? हाथ खड़ा करो जो बता सकता है। तीखी क्या मतलब हुआ? जो बड़ी तेज चमक रही है। तेज चमक रही है। गुड, लेट्स वेलकम। बैठो राजीव। राजीव है ना? हाँ बैठो। और कौन बताएगा? देखो दोबारा मेरा एक्शन देखो आप। अमन यू आर वेयरिंग शैबी ड्रेस। क्या बोला मैंने? यू आर लुकिंग शैबी, यू आर वेयरिंग शैबी ड्रेस। कौन बताएगा मीनिंग? बताइए, बैठ जाइए। हाँ बताओ अमन। सर बड़ी मतलब सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, लाजवाब लग रही अब मैं अमर यही बात आपको बोलता हूँ, अमर यू आर वेयरिंग शैबी ड्रेस। क्या मतलब है इसका? हो। अमर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ब्यूटीफुल। शैबी का मतलब होता है भद्दा। शैबी का मतलब क्या होता है? मैंने केवल शब्द और भाव बताने के लिए शब्द लिया कि आपने मैले कुचैले, अब यूं मत करो, खुल के हंसो। आपने मैले कुचैले कपड़े डाले हुए हैं, मुझे आप भिखारी नजर आ रहे हो, या गंदे कपड़े पहन के आए हो, राइट, या बदबू मार रहे हो पड़ोसी को बैठकर। तो मैंने क्या बोला? यू आर वेयरिंग शैबी ड्रेस। देखिए आप, लेकिन मेरे कहने का अंदाज ऐसा था, आपको शब्द नहीं आता था तो आपने उसका अर्थ क्या निकाला कि सर कह रहे हैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं। ठीक है, इज इट ओके? तुम अब मैंने कहा भाई अमनदीप कौर वंडरफुल, यू वियर शैबी ड्रेसेस। तुम भद्दे कपड़े पहनते हो। ठीक है, तो आपको ये बड़ा कॉमन शब्द है,
तो आपने माइंड नहीं करना, केवल वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए मैंने बताया। अब जैसे मेरी एक बार कज़न मौसी आ गई, तो वो बड़ा रौब झाड़ती थी। मैं 10th में पढ़ता था और बड़ा एटीट्यूड दिखाती थी कि मैं बड़ी ये हूँ, बड़ी वो हूँ। एक दिन आई और हमेशा अंग्रेज़ी में बात करती थी। तो मैं कहा आज इनका अंग्रेज़ी का टेस्ट लेते। मैं कहा अरे मौसी, दरवाज़ा खोलते ही बोला मैं कहा वेलकम। मैं कहा यू आर लुकिंग शैबी टुडे। कह लगी थैंक यू वेरी मच। तो बोलो मौसी, यू आर लुकिंग शैबी टुडे। अब घर जाके आप किसी को भी बोलो तो क्या सोचेगा, यार आज मैं बड़ा यू वियर शैबी ड्रेसेस। तो शब्दों का चयन और उनका बोलना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है बोलने का ढंग, बोलने का अंदाज। ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगी। और डिक्शनरी कोर्स में जब मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा तो शब्दों के अर्थ भी आप निकालने शुरू कर देंगे। ठीक है? इज इट ओके? यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटीफुल। अब देखिए नंबर 17, क्या वह तुम्हारे पड़ोस में रहता है? बोलिए। चलिए, अब ये प्रश्न किससे बना? किससे बना? जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपाए। तो वह तुम्हारे पड़ोस में रहता है, क्या आएगा? ही लिव्स इन यूर NEIGHBOURHOOD। ही लिव्स इन योर नेबरहुड। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। तो अंदर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डज को मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, सॉरी डी बड़ा आ जाएगा। डज ही, अब लिव्स का एस हट जाएगा। या तो एस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाओगे या मेन वर्ब के साथ, दोनों के साथ एस एक साथ नहीं चल सकता। और दोनों में से किसके साथ आएगा? एक के साथ हेल्पिंग वर्ब। ये हटा दिया, हमारा आंसर हो गया डज ही लिव इन योर, बोलो। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, अब मैंने दिया क्या वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता है? बोलिए। क्या वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता है? अब आपको प्रैक्टिस होगी, दिमाग में बैठ गया कि अगर प्रेजेंट डिफरेंट में क्या से प्रश्न शुरू हो तो डू या डज बाहर आएगा। तो यहाँ वह है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा? अब मैं सीधा लिख दूँ डायरेक्ट? समझ आ गया? डज ही हेल्प द नीडी पीपल? पूरा बोलो वाक्य। डज ही हेल्प द नीडी पीपल? नीडी माने जिनको जरूरत है, नीड होता है जरूरत, और नीडी हो गया जरूरतमंद। नेक्स्ट, अब मैंने दिया घोड़े किस समय हिनहिनाते हैं? बोलो। बिल्कुल, घोड़े किस समय हिनहिनाते हैं? हिनहिनाने की अंग्रेजी होती है नंबर 6 टू नेई, NEIGH। बोलो टू ने माने हिनहिनाना, नेड नेड नेड। अब हाँ, तो दोनों में ईडी आएगा, इधर भी ईडी आएगा। ठीक है, नेड नेड नेड, राइट। अब किस समय की अंग्रेजी एट व्हाट टाइम होती है? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो। तो यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? अब क्या बन गया? घोड़े। तो क्या बनेगा? द हॉर्सेस। अच्छा, अब देखिए बहुत सारे घोड़े हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी नहीं? नहीं तो उसके साथ भी एस लगता। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर।
तो ये घोड़े बहुत सारे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? यह है थर्ड पर्सन प्लूरल। तो क्या आएगा? द हॉर्सेज नेल। अब मैंने हाथ उठाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? किस समय। किस समय की अंग्रेजी होती है? एट व्हाट टाइम। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। इस वाक्य में आप ध्यान से सुनो, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बहुत सारे घोड़ों के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा डू। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू। ये प्रश्न इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ, तो हम हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगा देंगे डू। लगा दिया? अब किस समय की अंग्रेजी क्या होती है? एट व्हाट टाइम। मैंने डब्ल्यू फैमिली के इस वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से भी मैं पहले ले आया, राइट? एट व्हाट टाइम डू, ये दी छोटा हो जाएगा, राइट? हमारा आंसर हुआ एट व्हाट टाइम। अब सुनो ध्यान से, एट व्हाट टाइम डू द हॉर्सेज ने, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। हमारा नियम क्या है कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, ये तीन मिला के हम इसको एक मान लेते हैं। एट व्हाट टाइम, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ड, दोनों साथ साथ। अगर साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो क्लैरिटी हो गई? एट व्हाट टाइम डू द हॉर्सेस नहीं, बोलिए। ब्यूटीफुल। सेंटेंस नंबर 28। अब देखिए, कल्पना करो आप, हम लोग इस संसार में, मैंने आपको पहले भी बात कर रहा था, थोड़ी देर के लिए आए हैं। ये इंटरवल का पीरियड है जो हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर बिताते हैं। आज से 50 वर्ष के बाद या 100 वर्ष के बाद यही सड़कें होंगी, यही क्लासरूम होंगे, लेकिन अंतर केवल क्या होगा? उन बसों में क्या यात्री वो होंगे? ड्राइवर्स वो होंगे? क्या 100 साल के बाद इस क्लासरूम में ये टीचर होगा? क्या ये विद्यार्थी होंगे? जीवन चलता रहता है। पता नहीं कितने वर्षों से इस पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। तो जीवन चलायमान है, जीवन जीवन बोलिए, मतलब चलता रहता है, चलता रहता है। और मैंने आपको एक लेसन पढ़ाया गो के ऊपर, चलते रहो, कंटिन्यू, जारी रखो। तो उसकी अंग्रेजी क्या बताई थी? गो ऑन। क्या बताया था? आप कुछ लिख रहे हो, लिखते लिखते रुक गए, मैं कहिए व्हाट हैपेंड? गो ऑन, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? लाइफ, लाइफ गोज ऑन। बोलिए, लाइफ गोज, बोलो लाइफ गोज ऑन। अब ये गोज क्यों आया? गो ऑन तो ठीक था, वो इम्पेरेटिव में आएगा। जब आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे। लेकिन ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें तो और ह तो नहीं है। यही चीज, यही लेसन आपको अगले उसमें पढ़ाएंगे कि न और ह वाले वाक्य में हम क्या करते हैं। केवल है आ जाए तो हम क्या करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी अभी तक ये बताई गई आपको कि जिस वाक्य के अंत में तो और ह आता है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें तो और ह नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हमने इसका ट्रांसलेशन किया। ऐसा क्यों? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको कुछ दिनों तक। बता दीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या उसका चेहरा चमकता है? क्या उसका चेहरा चमकता है? अब चेहरे के चमकने के लिए वर्ड आता है ग्लो, राइट? अब उसका चेहरा चमक, अब इस यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? बोलो, क्या से, 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 क्या से। वेरी गुड आकाश, इसको जोश आ रहा है, ये दोनों हाथों से कर रहा है, क्या से, क्या से। चलिए, तो हमने क्या देखा? प्रश्न क्या से बन रहा है?
तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया, क्या बचा उसका चेहरा, हिज फेस। अब मैं एच छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता आगे हेल्पिंग वर्ब आएगा। हिज फेस ग्लोज। अब देखो ये ग्लोज, GLOWS, एस क्यों आया, क्योंकि ना मैं ना तुम, थर्ड पर्सन। अगर मैं कहूं मेरा चेहरा चमकता है तो भी क्या आएगा, माई फेस ग्लोज, क्योंकि मैं हूं। अगर आई है तो फर्स्ट पर्सन है, याद रखो। लेकिन अगर माई फेस है, मेरे ही शरीर का ये हिस्सा है, तो भी क्या माना जाएगा, थर्ड पर्सन, थर्ड थिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? मेरे कान क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा? तेरे कान क्या आएगा, थर्ड पर्सन। तुम्हारे कपड़े क्या आएगा, थर्ड पर्सन या थर्ड थिंग, राइट? तो हिज फेस ग्लोज। अब प्रश्न वाले वाक्य में मैंने हाथ हटाकर देखा कि प्रश्न क्या से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। अब अंदर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। हिज फेस, ये को मैं नहीं हूं, आई नहीं है, यू नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर, दे नहीं है, वी नहीं है, ही नहीं है, शी नहीं है, ही और शी, ही शी माना जाएगा इसे, ठीक है? तो हिज फेस ग्लोज आया, तो हिज फेस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, राइट? अब ये जो डज है इसके अंदर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, डज हिज फेस। अब ग्लोज के साथ जो एस लगा ये हट जाएगा, हमारा आंसर हो गया डज हिज फेस। दोबारा से बोलूं, ये समझ आ गया? डज हिज फेस ग्लो। अच्छा, मैं पूछूंगा, अगर वो क्या तुम्हारा चेहरा चमकता है, डज योर फेस ग्लो? क्या तुम्हारे भाई का चेहरा चमकता है, डज योर ब्रदर्स फेस ग्लो? ग्लोज नहीं आएगा, ग्लो। अगर डज आ गया तो फिर ग्लो के साथ एस चाहिए, एस क्या तुम्हारे भाई का चेहरा चमकता है, डज योर ब्रदर्स फेस ग्लो? ग्लोज कौन बोल रहा है, डज योर ब्रदर्स फेस ग्लो? दोबारा बोलिए, ब्रदर्स फेस इसलिए आएगा, ब्रदर के ऊपर क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी कॉमा। ये आपको आगे चलकर अपॉस्ट्रोफी कॉमा का भी एक लेसन थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो, हम अक्सर बात करते हैं दिल्ली के पश्चिम बिहार के भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन के इस क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो रोशनी थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। अब आजकल तो लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन गांव के अंदर आज भी हालत ठीक नहीं है। लोग कहते हैं जी लाइट थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, ऐसा बोलते नहीं बोलते? देखा, रोशनी मैं इस पर एक ही डंडा लगाऊंगा, मैं ज़्यादा डंडे में विश्वास नहीं करता। थोड़ी देर जलती है भाई, जलती है या थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। बोलिए, आप बोलते नहीं बोलते, लाइट आती है चली जाती है? लाइट को हिंदी में रोशनी कहते हैं। अब आती है का मतलब क्या है, अब ये इस समय आ गई है तो ये मतलब जारी रहती है, चलती रहती है। और जारी रहने के लिए मैंने आपको क्या वर्ड दिया था, गो ऑन। अब क्या आएगा, द लाइट गोज ऑन फॉर सम टाइम, द लाइट गोज ऑन फॉर, द लाइट गोज ऑन ब्रीफली, शॉर्ट पीरियड के लिए, वो भी ठीक है। द लाइट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन गोज आउट, एंड देन, और फिर की अंग्रेजी क्या होगी, अगेन, या ना? फिर देखो, द लाइट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड देन, और फिर चली जाती है, एंड गोज आउट अगेन, देन मन होता है तब, तो तब लगा सकते हैं, तब फिर चली जाती है। नहीं तो हम दब को, ये जो तब का है दब, ये मिटा देते हैं। द लाइट गोज ऑन फॉर सम टाइम एंड गोज आउट अगेन। बोलो, अब लाइट से
एक और बना जो लाइट शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि यार वो इस विषय पर रोशनी नहीं डालता है ना। हमने उसे बोला कि मंत्री महोदय से कहा कि कश्मीर की समस्या का हल कैसे करेंगे, जरा इस विषय पर रोशनी डालिए। तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, हम देख रहे हैं, देख रहे थे, देखिए। ठीक है। तो वह इस विषय पर रोशनी नहीं डालता है। वह इस विषय पर रोशनी नहीं डालता है भाई, जब भी पूछो डाल देता है भाई। तो ही डज नॉट, अब देखिए, ही डज नॉट थ्रो लाइट, ही डज नॉट थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। बोलिए पूरा बोलो। हाँ, अब आप इतना मुंह बना रहे हो, मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा था मैं डराओ मत, प्यार से देखो, स्माइल पास करो, घूर घूर के देखो। तो ही डज नॉट थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। अब टू थ्रो लाइट माने होता है रोशनी डालना, प्रकाश डालना। थ्रो की तीन फॉर्म्स क्या बनेगी? थ्रो लिख देता हूं। टू थ्रो लाइट, रोशनी डालना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। बोलिए। सेंटेंस नंबर 24। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना? बोलो, वह इस विषय पर रोशनी नहीं डालता है। He does not throw. हाँ। आप मोमबत्ती कब जलाते हो? बोलो। आप मोमबत्ती कब जलाते हो? अब प्रश्न किससे बना? तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ? ये क्या क्या? आप मोमबत्ती जलाते हो। जलाने की होती है लाइट, यू लाइट अ कैंडल। अब देखिए, आप, मैंने हाथ उठाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? पहले मैंने देखा कि वाक्य के अंत में तो और ह आ रहा है, तो जलाने की अंग्रेजी टू लाइट होती है। मैंने लाइट की पहली फॉर्म लिख दी लाइट, तो अंग्रेजी हुई यू लाइट ए कैंडल। अब मैंने हाथ उठाया और देखा प्रश्न कब से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो मैं हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगाऊंगा। तो यू के साथ देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? एक बार बोलो, आई के साथ डू, आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, शी के साथ डज। वंडरफुल, तालिम। अब अंदर का हेल्पिंग वर्ब डू हम अपनी तरफ लगाएंगे, यू के साथ डू आता है, और कब की अंग्रेजी क्या होती है? तो व्हेन उससे भी पहले। हमारा आंसर हो गया व्हेन। अब यहाँ नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों साथ हैं। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो ब्यूटीफुल। सेंटेंस नंबर 25। अब देखो, आप ये उतार लो पहले फटाफट। जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो अंधेरा, जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो अंधेरा, मोमबत्ती जलाने के बाद क्या देती है? प्रकाश। तो अंधेरा छटने के अंदर होती टू द स्काई। व्हेन यू लाइट ए कैंडल। अब यहाँ एक नई चीज आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनना।
अभी लिखेंगे नहीं। When you light a candle, तो की जगह मैंने कॉमा लगा दिया। The darkness dispelled, ये मिटा दूं मैं? टू डिस्पेल माने छटना। डिस्पेल की 3 फॉर्म, डिस्पेल, डिस्पेल्ड और डिस्पेल। तो बोलो, when you light a candle, the darkness dispels. इसी प्रकार जब आप ज्ञान की कैंडल जलाएंगे तो अज्ञान का अंधकार छट जाएगा। तो हमने सब जगह क्या फैलाना है? ज्ञान। अज्ञानता कितनी फैली है हमारे देश के अंदर। हम किसी को भी अपना भगवान मान के उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। अंधविश्वास कितना फैला हुआ है। कोई बीमार होता है तो हम दवाई करने के बजाय, डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ू पोछा लगवाना शुरू कर देते हैं कि झाड़ा लगवाओ ठीक हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। जब आप ज्ञान की बत्ती या मोमबत्ती, ठीक है, जलाते हो तो ज्ञान क्या बोलते हैं? तो ज्ञान का अंधकार छट जाता है। तो बोलो आप, एक ही आवाज में एक दूसरे की आवाज का ध्यान रखते हुए ताल से ताल मिला के बोलो। स्टार्ट। When you light, मैंने मोमबत्ती को शॉर्ट में बत्ती लिख दिया, राइट? तो when you light a candle of knowledge, अगर कितना सिंपल सा वाक्य और आपको याद हो गया। When you light a candle of knowledge, कॉमा या then, कॉमा नहीं लगाते तो की जगह या तो कॉमा लगाओ या then लिख दो। then क्या छट जाता है? अंधकार छट जाता है। किसका अंधकार छटता है? अज्ञान। देन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माने अज्ञान। देन द डार्कनेस ऑफ के साथ ऐसा है, क्योंकि डार्कनेस सेंटेंस क्या बना? द डार्कनेस डिस्पेल्स। डार्कनेस कौन है? ना मैं, ना तुम, थर्ड थिंग, द डार्कनेस डिस्पेल। कितना सुंदर। अब किसी के आगे, किसी इंटरव्यू में आप बोलो, किसी सोशल सर्कल में बैठे हो बोलो, यार व्हेन यू लाइट अ कैंडल ऑफ नॉलेज, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस डिस्पेल। बोलो, व्हेन यू लाइट अ कैंडल ऑफ नॉलेज, darkness of ignorance the darkness of ignorance dispel. मान लीजिए कोई स्पीकर यहाँ पर आए और बोलना शुरू कर दे, खड़ा होकर बोलना शुरू कर दे, डियर फ्रेंड्स, when you light the candle of knowledge, then the darkness of ignorance dispels. तो अब ये सुनते ही क्या होगा? ऑडियंस क्या करेगी? फटाफट ताली बजाएगी। कमाल। तो ये कुछ सुंदर सुंदर वाक्य आपको याद करके और हर जगह सुनो। कि नेताओं के भाषण सुनो, बड़े बड़े विद्वानों के भाषण सुनो, बड़े बड़े फिलोसफर्स के भाषण सुनो, तो आप देखोगे तो उन्होंने 8-10 स्पीचें तैयार की जाती हैं, बस उससे बाहर जाते हैं। वही का भी भाषण सब जगह चलता है, थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं। ऐसे आप भी बन जाओ, अच्छे वक्ता बन सकते हो आप। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, राइट? नाउ तो ज्ञान बढ़ाते रहिए, नई नई स्पीचेस बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगला वाक्य ले रहा हूँ। अच्छा, कैंडल से याद आया कि कैंडल के अंदर डोरी होती है ना, उसे बोलते हैं कैंडल विक। CANDL, कैंडल। आगे मुझे बता दीजिए कैंडल का मतलब क्या है? अंदर की डोरी, ठीक है। सो किसको जलाते हैं आप? कैंडल विक।
राइट, डोरी को जलाते हो। अब उन्होंने हमारा है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपने कहा भी उन्होंने हमारा भय दूर किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दे डिस्पेल्ड आवर फियर, ये नेक्स्ट लेसन में पढ़ोगे आप, इसलिए मैं ये वाक्य नहीं दे रहा आपको। वे हमारा भय दूर कर देते हैं, तो क्या आएगा? दे डिस्पेल आवर फियर। यार मेरे पापा ना मेरा भय दूर कर देते हैं। माय पापा डिस्पेल्स माय फियर। बोलो, माय पापा डिस्पेल्स माय फियर। माय पापा डिस्पेल्स माय फियर। अच्छा, अब हम हिंदी का एक वाक्य देते हैं। तुम आखिर मुझसे चाहते क्या तुम खाते हो? डू यू ईट? यस तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? जब अंदर क्या है तो इसका मतलब है क्या चीज। क्या चीज? वो ये नहीं कह रहा कि क्या तुम खाते हो, अभी लिखा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी आफ्टर ऑल। अब मैं इसको एक्सप्लेन देगा। आफ्टर ऑल मतलब क्या? आखिरकार या आखिर। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, पहले हम अंग्रेजी किसकी बनाएंगे? तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि अंग्रेजी क्या होगी? You want। अब ये तुम चाहते क्या हो, ये प्रश्न है। प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। यू के साथ का हेल्पिंग वर्ब डू हमने साथ लगा दिया। और अंदर वाले क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट को हम उससे भी पहले ले आए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? What do you want from me? यहाँ पे हमने नियम का ध्यान रखा कि प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू फैमिली का वर्ब दोनों अगर साथ साथ है तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट, अच्छा आप देखो, तुम सुबह क्या खाती हो? अब देखो, वेरी, अब मैंने एक सिंपल सा वाक्य दिया, तुम सुबह क्या खाती हो। तो देखिए आप, यहाँ प्रश्न क्या से बना? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने छुपा दिया। अभी बचा तुम सुबह खाते हो, मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई यू ईट। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से लगा दिया, डू हो गया। और क्या, जब क्या अंदर आता है तो उसका मतलब होता है क्या चीज़, तो उसके लिए अंग्रेजी व्हाट होगी, तो मैंने व्हाट को डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को उससे भी पहले लगा दिया। हमारा आंसर हो गया व्हाट डू यू ईट। हाँ, सुबह, या सुबह के लिए आएगा इन द मॉर्निंग। तो हमारा आंसर हो गया व्हाट डू यू ईट इन द, बोलो व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। लेकिन इससे कोई प्रश्न नहीं बन रहा, ये आगे चलकर आप सीखेंगे। लेकिन अच्छा हुआ, क्या नाम बताया? अच्छा हुआ मनोज ने पूछ लिया कि लाइट के साथ यहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं आया। क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आया आपने पूछा? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न बनेगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा और हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा या डज लगेगा। जैसे आप किसी को बोलते हो यार जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ हो जाता है। अब ये प्रश्न थोड़ी है, ये स्टेटमेंट है ना। जब तुम आती हो तो मेरे को ठंडक मिल जाती है। मुझे मौत बड़ी अच्छी लगती है, जब मौत आती है तो बड़ा मज़ा आता है। क्यों आती है मज़ा, क्यों आता है? क्योंकि वो आती है। राइट। तो जब ये स्टेटमेंट देते हैं हम इस प्रकार की, तो उसे प्रश्न नहीं माना जाता। उसमें डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आएगा भी, तो क्योंकि प्रश्न नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड दोनों साथ साथ नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे जैसे जैसे एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 29। कई बार आप किसी व्यक्ति से बात करना नहीं चाहते, आप उसे देखते हो, नज़रें मिलती, फिर भी आप यूं यूं देखने लग जाते हो, जैसे तुझे देखा नहीं। तो भाई वो मेरी अनदेखी करता है, वो मेरी उपेक्षा करता है। वह मेरी, बोलो वह मेरी उपेक्षा करता है। उपेक्षा करने की होती टू इग्नोर, राइट। अब टू इग्नोर माने उपेक्षा करना,
इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड। देखिए आप, तो क्या आएगा? ही इग्नोर्स मी, ही इग्नोर्स मी, वो मुझे इग्नोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट। आप समझते हो ना इग्नोर किसे कहते हैं? मतलब हाँ, जैसे आप, अब एक अंकल आपसे रोज ही पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। अब मान लो आप कहीं जा रहे हो और वो रास्ते में पूछते हुए 15-20 मिनट आपको अटका देते हैं, तो आप उनको देखते क्या करते हो? निकल जाओगे, ऐसे करोगे, शो नहीं किया, है ना? ये होता ना, ये अंकल आ गए, आप शो करोगे आपने देखा ही नहीं, ऐसा होता नहीं होता? चलिए, ये भी आपको वाक्य दे दिया मैंने। वह बार बार मेरी ओर मुंह फाड़ता है। मुंह फाड़ के देखें क्या दिया, अभी दिए ना मैंने, गेप्स। अमिताभ बच्चन की स्टोरी नहीं सुनाई, बूढ़ी औरत वाली? तो चलिए लिखवा देता हूँ। वह बार बार मेरी ओर मुंह फाड़ कर देखता है, मुंह फाड़ कर देखता है। तो ये दिया, ही अगेन एंड अगेन गेप्स एट मी। बोलो, he again and again gapes at me. Number 31. अगला वाक्य दिया मैंने, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम मुझसे कुछ तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तो ये जो जब चेहरा कोई दर्शाता है, बताता है, तो दर्शाने की अंग्रेजी होती है रिवील। क्या होती है? रिवील। 3 फॉर्म होती है, रिवील, रिवील्ड, रिवील। और छिपाने की होती है कंसील। तो रिवील का एंटोनिम क्या हुआ? कंसील। तो योर फेस रिवील्स that you conceal, C-O-N-C-E-A-L, you conceal something from me, या तुम you conceal, तुम छिपाते हो, वर्ब की पहली फॉर्म है। yes, something माने कुछ, किससे? मेरे से। तो मेरे से की अंग्रेजी क्या होती है? from। me याद है ना? yes, I, my, me याद है? yes, तो your face reveals that you conceal something from me. हाँ, कहाँ पर? He again and again gapes. गेप मान होता है मुंह फाड़ के देखना। गेप के साथ प्रपोजिशन एट आती है, राइट? जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, तो टू प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन का लेसन अगली बार, ठीक है? अब जैसे अचानक यहाँ पर ऐश्वर्या राय आ जाए, आप क्या करोगे? है ना? या अचानक यहाँ टेररिस्ट आ जाए, राइट? अभी तो हंस रहा है, सबसे पहले यही भागेगा। तो योर फेस रिवील्स दैट यू कंसील समथिंग फ्रॉम मी। अब एक वाक्य है, हमने जब होठों को पुश करके अंदर ले जाते हैं, आपने मुझे कुछ कहा कि भाई ये काम करो, किसी को बोला, वो नाराज़ हो गया आपसे, वो ऐसे करता है, मतलब वो आपसे एग्री नहीं कर रहा, वो गुस्से में, ठीक है? और कई बार आप होठों को पुश करके अंदर ले जाते हैं और दूसरे को प्रेम चोपड़ा की तरह भी देखते हैं, हाँ, तो उसके लिए वर्ड पाउट आता है। तो ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो दिखाता हूँ। वह अपने होठों को मरोड़कर मेरी ओर गुस्से से देखती है, मेरी ओर गुस्से से देखती है। तो क्या कहा? शी पाउट्स हर लिप्स। करो ऐसे, आप ऐसे करते हैं, चाटना नहीं है। शी पाउट्स हर लिप्स, शी पाउट्स हर लिप्स एंड लुक्स एट मी एंग्रीली। एंग्रीली माने, बोलो, शी पाउट्स हर लिप्स and looks at me angrily. Angrily माने गुस्से से।
राइट। हाँ, अब कोई भी आपको देखता है, आपने कोई प्रस्ताव रखा, उन्होंने यूँ किया, फिर गुस्से से आपकी ओर देखा, तो नेचुरली होठ अंदर की ओर चले जाते हैं। और या तब जाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, प्रेम चोपड़ा आ गई, शक्ति कपूर करता है ना, या बच्चे करते हैं, बच्चा बैठा हुआ है ना, एक छोटा सा बच्चा हमारे पड़ोस में रहता है, तो वो अब ऐसे करता है, ऐसे करता रहेगा, उसका नाम सतीश राणा है, राइट। छोटा बच्चा है, सॉरी सतीश राणा नहीं, सतीश है, सॉरी। अच्छा, अभी देखिए पॉडकास्ट क्या हुआ, टू पुश योर लिप्स, टू पुश वंस लिप्स इन द माउथ, है ना, पुश ही करके ले जाएंगे अंदर, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनॉयंस, राइट। ये अनॉयंस का, नाराजगी का एक्सप्रेशन है। और टू मेक वन सेल्फ सेक्सुअली अट्रैक्टिव। इस ओके नाउ? पॉडकास्ट समझ आ गया? जरा नाराजगी से करके दिखाओ, हाँ, गुस्से से। ये अनॉयंस है। अरे सर आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे, आपने अपने ऑफिसर को बोला, यूं ही करता है। और कोई सुंदर सी लड़की पहुंच जाए उसके आगे, ये एक्सप्रेशन बदल जाता है। जैसे मैंने अमन आपको बोला, ए यू आर लुकिंग वेरी शैबी, तो आपको अगर मीनिंग ना पता हो तो आप क्या बोलोगी? थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि मीनिंग पता लग गया, अब आप थैंक यू नहीं बोलोगे। इसी प्रकार हम अपनी बॉडी के एक्सप्रेशन से भी बहुत से विचार व्यक्त करते हैं। अच्छा देखिए, गंदगी बीमारी फैलाती है। अगर आपका घर साफ नहीं है तो आपको रहने का मज़ा नहीं आएगा। अब आप देखो कितने अच्छे कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आए, कितने सुंदर सुंदर बन के आते हो भास्कर स्कूल की क्लासेस के अंदर, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, जब मैं उनके घरों में जाता हूँ, अचानक जाऊँगा तो गंदगी मिलेगी, कूड़ा मिलेगा, घर मैला है, फिर वो जाते ही वो बिस्तर को साफ़ करेंगे। कोई छोटा सा बच्चा उनके घर है तो बिस्तर में से पेशाब की बदबू भी आती है। आपके काफ़ी घरों में मैं जब विज़िट करता हूँ देखता हूँ, छोटा सा बच्चा गोद में लिया हुआ है, आइए सर, फिर अंदर बैठो तो बड़ी बदबू आ रही है। तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ स्वच्छता होती है, ईश्वर का कहते हैं वही निवास होता है, राइट। तो ये वाक्य दिया मैंने, गंदगी बीमारी फैलाती है। अब देखो, आप फैलाने का मतलब होता है स्प्रेड, फैलाती है। हम कहना क्या चाहते हैं कि गंदगी ही बीमारी का कारण होती है, राइट। तो कारण के लिए वर्ड आता है कॉज, तो यहां पर आएगा डर्ट कॉजेज, डर्ट कॉजेज डिजीज। बोलिए, बोलो, डर्ट कॉजेज डिजीज। मान लो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, परफ्यूम लगा के, पाउडर लगा के आ जाते हो, और मैं आपके घर गया और आपके मम्मी पापा ने बोला कि हमारी बेटी तो नहाती नहीं है, हर संडे को नहाती है, या हमारा बेटा जो है खाली, मैं नाम नहीं बता रहा आपका, कि साल में एक बार ही नहाता है, और वो भी तब जब होली आती है ना। तो इससे गंदगी फैलती है, ध्यान रखना है। डर्ट कॉजेज डिजीज, उतार दीजिए। डू नॉट कम शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। ये लेसन आपको आगे चल के बताएंगे कि इससे प्रश्न हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ आई डू नॉट का बताया था कि आई डू नॉट हो तो डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे आ जाता है प्रश्न वाले वाक्य में, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी आगे लग जाता है। तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। आई डोंट फील एपिटाइट, बोलिए। चलिए, अब मैंने वाक्य दिया, मुझे भूख नहीं लगती। आई डोंट फील एपिटाइट।
बोलो, आई डोंट फील एपिटाइट। These days I do not feel appetite. These days I don't feel appetite. डॉक्टर कहता है भाई चेक करते हैं भूख क्यों नहीं लगती आप, राइट। अब हर चीज की एक कीमत है। देखिए, हर इंसान के पैसों की कदर होनी चाहिए। ये मार्कर खरीदा गया, ये कीमत है इसकी। ये डस्टर आया, पैसे से आया। हम लोग जब अपने पैसे से कोई चीज़ खरीदते हैं तो बड़ी कदर करते हैं, और जब दूसरे के पैसे की कोई चीज़ आती है तो कदर नहीं करते। इस देश की जनता का पैसा भारत सरकार के पास है। देखा आपने, कुछ मंत्री गलत बातों में भी फंस गए, है ना, और उन्होंने जनता के पैसे को वेस्ट किया। और कुछ इतने ईमानदार हैं, अधिकतर हमारे नेता ईमानदार हैं, एक दो ही गलत होते हैं। और वो जो एक दो गलत होते हैं वो दूसरों का भी पैराडाइम खराब करते हैं, राइट। ऐसे हर जगह होता है। टीचर्स भी एक दो खराब होंगे तो दूसरे अच्छे टीचर्स को भी बदनामी मिलती है। ऐसे विद्यार्थी भी अच्छे होते हैं अधिकतर, एक आध कोई खराब निकलता है तो सारे बदनाम होते हैं। हर जगह ऐसा होता है। क्या इसमें पैसा नहीं लगता? मतलब कीमत है, कॉस्ट है हर चीज़ की। तो डज इट नॉट, अब देखो इसमें पैसा नहीं लगता। यहाँ प्रश्न किससे बना? छुपा दिया। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इसमें पैसा नहीं लगता। इट डज नॉट कॉस्ट मनी। क्या दिया मैंने? प्रश्न किस शब्द से बन रहा है? जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे हम पहले छुपा देते हैं, उसे इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। हमने उसको छुपाया और बाकी के अंग्रेजी बनाई। और अब मैंने हाथ उठा के देखा कि यहाँ प्रश्न क्या से बनता है। जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, हम क्या करेंगे? वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर क्या हुआ? डज इट नॉट कॉस्ट मनी। और ये इट का आई छोटा हो जाएगा। डज इट नॉट कॉस्ट मनी, बोलिए। प्रश्न है, बच्चा पेट के बल कैसे चलता है? यहाँ प्रश्न कैसे से बन रहा है। जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने छुपा दिया। अब बच्चा पेट के बल चलता है, वो चलता नहीं है। हिंदी में बोलते हैं चलता है, वास्तव में छोटा बच्चा रेंगता है पेट के बल। तो हमने क्या किया? द चाइल्ड क्रॉल्स। रेंगने की होती क्रॉल। क्रॉल, क्रॉल्ड, क्रॉल्ड। बोलिए, बोलिए। अब ये दिया, बच्चा पेट के बल कैसे चलता है। कैसे को छुपा दिया, जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाई। बच्चा पेट के बल चलता है। द चाइल्ड क्रॉल्स ऑन हिज बेली। बेली। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न कैसे से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। बच्चा एक है, एक बच्चे के साथ डू आएगा या डज आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ ना, मैं बच्चा ना तुम बच्चा। थर्ड पर्सन और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डज आता है। मैंने डज को यहाँ बाहर लिख दिया। अब कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। WH फैमिली के इस वर्ड हाउ को मैं उससे भी पहले लिख दूंगा। मेरा आंसर हो जाएगा हाउ डज द चाइल्ड। अब देखिए, अब ये जो क्रॉस वाला ऐसे ये मैं हटा दूंगा क्योंकि इसके अंदर ऐसा आ गया। तो हाउ डज द चाइल्ड क्रॉल ऑन हिज बैक। ये मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में अगर एस लगता है तो मेन वर्ब में एस नहीं आएगा, ये नियम है। तो हम आंसर बोलिए, हाउ डज द चाइल्ड क्रॉल ऑन हिज बैली। बैली कहते हैं पेट को, और बैली से बनता है बैली एक। क्या बनता है? बैली एक। बैली एक कहते हैं जिस किसी शब्द के आगे एक लग जाए, ACHE एक, उसका मतलब होता है पेन। हेड एक, सर का दर्द। हार्ट एक, दिल का दर्द। बॉडी एक, पूरी बॉडी का दर्द, राइट। तो बेली एक से बना बेली बटन भी होता है, ठीक है। बेली बटन किसे कहते हैं? ईश्वर ने सबके पेट पर एक बटन लगाया है ना, जिसे आप नाभि कहते हैं, जिसे हम बेली बटन भी कहते हैं। गुदगुदी होती है ना सुन के। तो बेली बटन, उसे नेवल भी कहते हैं, नेवल, NAVEL,
राइट। तो क्या हुआ, ये लिखवा देता हूँ चलो। बेली बटन, नेवल, नेवल माने नाभि और बेली बटन माने नाभि, राइट। अब ये इस बटन का मतलब ये नहीं कि आप इसे तोड़ के फेंक। 37। अब देखिए एक अच्छा वाक्य मैं दे रहा हूँ आपको। जब भी कभी आप किसी से बातचीत करते हैं तो सामने वाले के दिमाग पर आप अपनी छाप छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी छाप थोड़ी देर के लिए रहती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छाप हमेशा के लिए रहती है, कि एक बार मिलते हैं और ज़िंदगी भर याद रखते हैं हम लोग उनको। तो वह हर एक पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। बोलिए, अब अमिट छाप छोड़ता है। अमिट का मतलब होता है ना मिटने वाली। नाम मिटने वाला। उसके लिए आता है इंडेलिबल इम्प्रेशन। क्या आएगा? बोलो, इंडेलिबल इम्प्रेशन, अमिट छाप। देखो, अब इंडेलिबल इंक के लिए भी आता है, ये ई है। आपने देखा इलेक्शन में जब आप जाते हो तो आपको ये इंक लगाई जाती है नाखून के ऊपर, ताकि आप दोबारा वोट ना डाल सके। तो उसे बोलते हैं इंडेलिबल इंक। क्या बोलेंगे? बोलिए, इंडेलिबल इंक। तो छाप हो गया प्रभाव, इंप्रेशन। अमिट हो गया इंडेलिबल। तो ही लीव्स, वह अमिट छाप छोड़ता है। अमिट छाप हम डालता है भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वही आएगी, ही लीव्स एन indelible impression. He leaves an indelible impression on everybody. बोलिए, he leaves an indelible impression on everybody. ठीक है। अब हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि मैं जब भी किसी को मिलूं अपनी एक अच्छी छाप छोड़ूं, लेकिन अच्छी छाप तो हम अपनी भाषा से और अपने व्यवहार से और अपने आचरण से छोड़ सकते हैं। या मुझे घटना याद आ गई। स्वामी दयानंद का नाम सुना आपने? महर्षि दयानंद सरस्वती के पास एक औरत आई और कहने लगी, स्वामी जी, मेरा पति, उसका नाम अमीचंद है। क्या नाम है? अमीचंद। और वो बहुत शराब पीता है, शराब पीकर मुझे मारता भी है। मैं चाहती हूँ आप उसकी शराब छुड़वा दीजिए। तो कहने लगे, देखते हैं, ले आना अमीचंद को। अब स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में बैठे हुए थे। तपस्या का अपना प्रभाव होता है। और उसकी पत्नी अपने पति को समझा बुझा के ले आई। पहले तो तैयार नहीं हुआ, कहने का होगा स्वामी, अपने घर का, मैं क्यों जाऊं मिलने। तो उसने कहा, चलिए तो सही एक बार। तो स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए थे और वो दोनों पति पत्नी उनके आगे आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली, बड़े शांत भाव से उस औरत को देखा। तो उस औरत ने कहा, स्वामी जी, यही है मेरे पति अमीचंद, इनको कुछ शिक्षा दीजिए। पहले बता ही चुकी थी कि बड़ा शराबी है, आवारा है और मुझे मारता है। तो स्वामी जी ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और ये कहा, अमीचंद, तुम हो तो हीरा हो तुम, लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो भाई। सिर्फ एक वाक्य बोला। क्या बोला? कि तुम हीरा हो और तुम कीचड़ में पड़े हुए। पता नहीं स्वामी जी की बात का क्या प्रभाव हुआ। वो घर गया, उसकी औरत डर रही थी, उसकी पत्नी, क्या मुझे मारेगा या कुछ झगड़ा करेगा। ऐसा इनडेलिबल इम्प्रेशन, ऐसी अमिट छाप स्वामी जी ने उसके दिमाग पर छोड़ी अपनी, कि उसने घर जाकर शराब की बोतलें तोड़ दी, सब फेंक दी, शराब पीना बंद कर दिया। और एक बहुत ही, मतलब शराब लोग पीते अपने अपने घरों में,
कोई कहता है 1 पैक पियो, कोई कहता है 2 पैक पियो, ये हर एक का व्यक्तिगत जीवन है। देखिए हर चीज़ की अति बुरी है, हर चीज़ की अति बुरी है। अभी लिखवाता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसने जब शराब छोड़ दी और एक अच्छा इंसान बन गया तो बड़ा अच्छा लगा उसकी पत्नी को। तो ये किसका प्रभाव है? इंडेलिबल इंप्रेशन क्यों पड़ा? व्यक्ति के, स्वामी जी के आचरण का, उसकी भक्ति का। अब आज मैं किसी को बोलूं, मान लो सतीश बड़ी सिगरेट पीता है, कहूँ सतीश तो भाई है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। अब क्लास खत्म होने के बाद पता क्या लगा, सतीश बाहर खड़ा हुआ है, कहता बाहर आ बताता हूँ तेरे को कीचड़ में कौन पड़ा हुआ है, मैं कीचड़ में पड़ा हुआ। तो तपस्या का अपना अलग ही प्रभाव होता है। तो आज के युग में ऐसे तपस्वी अध्यापक भी, ऐसे तपस्वी गुरु भी मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। मैं हूँ ना, चलिए। अच्छा, आई एम जोकिंग। अब देखिए, मैंने बोला हर चीज़ की अति बुरी होती है, हर चीज़ की अति, बोलिए राइट। हर चीज़ की अति मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ लो, चाय ज़्यादा पियो तो वो अच्छा नहीं है, पानी ज़्यादा पियो तो अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक डेली करता है और ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दे तो वो भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा खाना शुरू कर दे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो कहते हैं एक्सेस ऑफ, एक्सेस माने अति, EXCESS, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बोलिए। तो अमीजन जो है एक्सेस में शराब पीता था, राइट। चलिए उतार दीजिए। हम सब लोग सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, बाहर सांस लेते हैं। तो अंदर सांस कैसे लेते हैं? तो अंदर सांस लो, गहरी सांस लेकर छोड़ो। तो अंदर सांस ले रहे हो और कोई आदमी आपको कहे यार बार बार सांस ले रहा है, छोड़ देना यार, इतना थक जाएगा। तो सांस अंदर बाहर आनी जानी बंद हो जाए तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। ठीक है। तो अंदर सांस लेने को हम बोलते हैं इनहेल, बाहर सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सेल। ठीक है। वह अंदर गहरी सांस लेता है, ही इनहेल्स डीपली। बोलिए, ही इनहेल्स डीपली। आप किसी को अभी तो नहीं कहते ना यार बहुत दिनों से तू सांस ले रहा, छोड़ देना, बंद कर यार, बोल सकते हैं किसी को? क्योंकि सांस नहीं तो इस शरीर को बांध रखा है जीवन के साथ। वह सांस बाहर निकालता है धीरे धीरे। तो ही एक्सेल्स। जब मैं आपको डिक्शनरी कोर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर। अब एक्स से जितने भी शब्द आएंगे उन सब का अर्थ अधिकतर यही निकलेगा, ही एक्सेल्स स्लोली। अब इनहेल करो, मैं बोलूँगा अंदर सांस लो, बाहर सांस छोड़ो, तो मैं क्या बोलूँगा? इनहेल, एक्सेल, बाहर सांस आ गई। ठीक है। अब देखो, अब हम इनसाइड वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इनहेल का मतलब ही अंदर सांस लेना, एक्सेल का मतलब ही है कि बाहर सांस छोड़ना। तो तुम अंदर और बाहर सांस लेते हो, ये लेन देन चल ही रहा आपका बड़े सालों से। तुम अंदर और बाहर सांस लेते हो तो क्या आएगा? बताओ, बनाओ अंग्रेजी। यू इनहेल एंड एक्सेल, यू इनहेल एंड एक्सेल। और वो बाहर सांस लेता है अंदर और बाहर, ही इनहेल्स एंड एक्सेल्स। ठीक है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? एस। अब एक शब्द है एगनी। एगनी का जो अर्थ है वह है पीड़ा। क्या है? AGONY। एगनी का मतलब होता है अत्यधिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा। बहुत ज़्यादा क्लाइमेक्स पर, चरम सीमा पर जब आपका दर्द पहुंच जाए तो उसके लिए शब्द आता है एगनी। व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन को वही समझेगा, फिर वही आगे चलकर शब्द बताएंगे तो पता लगेगा आपको। तो डिप्रेशन के दर्द को भी वही समझता है जो डिप्रेशन से गुजर चुका है। ऐसा होता है कि आप डिप्रेशन में हो और आपका हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा, पड़ा खाने का मन नहीं कर रहा, कपड़े बदलने का मन नहीं कर रहा, या आपके मन को कोई गहरी चोट लगी, आपके विश्वास को किसी ने तोड़ा, तो यू आर इन डीप एगनी, यू आर इन एगनी, राइट। एगनी का मतलब क्या है? अत्यधिक पीड़ा। और ये पीड़ा मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। मानसिक या, ठीक लिख रहा हूं ना? मानसिक या शारीरिक। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो लात लटका के हॉस्पिटल में बैठा हुआ है कई दिनों से, तो ही इज इन डीप एगनी, राइट? लटका हुआ इन डीप एगनी। क्या वह मेरे मन की पीड़ा को समझता है? मेरे मन की पीड़ा को, क्या वह मेरे मन की पीड़ा को समझता है? अब प्रश्न किससे बन रहा है? जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को मैंने छुपा दिया। अब मैंने बोला ही रियलाइजेस। रियलाइज भी आ सकता है, अंडरस्टैंड भी आ सकता है। ही रियलाइजेस, मन की पीड़ा को समझता हूँ ना, मेरे मन की पीड़ा को महसूस करता, तो दोनों आ सकते हैं। तो ही रियलाइजेस माई एगनी, ही रियलाइजेस माई एगनी। अब यहाँ प्रश्न क्या से बना? तो प्रश्न वाले वाक्य में ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा? अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ से लगा देंगे बाद। तो हमारा आंसर क्या हुआ? रियलाइज के साथ क्या एस हट जाएगा? तो डज ही रियलाइज माई एगनी? बोलिए, डज ही रियलाइज माई एगनी? अब एगनी का जो उल्टा है वो होता है एक्सटेजी। ECSTASY। एगनी माने अत्यधिक पीड़ा और एक्सटेजी माने अत्यधिक प्रसन्नता। प्रसन्नता की चरम सीमा, जब आप सारे संसार को भूलकर अपने दुनिया में खोए होते हैं, प्रसन्नता के उस क्षण का आनंद ले रहे होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटेजी, राइट? नाउ अच्छा, तुम मेरे मन की पीड़ा को नहीं समझते, क्या होगा? यू डू नॉट, बोलो यू डू नॉट रियलाइज माई एगनी। अपने पार्टनर की बड़ी पीड़ा से देखो, बोलो यू डू नॉट रियलाइज माई एगनी। अब ये सोनिया कैसे बोल रही है यू डू नॉट रियलाइज? मन की पीड़ा को चेहरे पे भाव लो चेहरे पे, तभी शब्द याद होगा ना। बोलो यू डू नॉट रियलाइज माई एगनी। पता है अमनदीप कह रही यू डू नॉट रियलाइज माई एगनी। पता है सर ने मुझे बोला यू आर वेयरिंग शैबी ड्रेस। मुझे मीनिंग पता नहीं था और मैंने सर को थैंक यू बोला। वो तो कह रही है अमनदीप कभी वर्ड नहीं भूलेगी, ये याद हो गया। ये इंटेंशनली हम कर रहे हैं याद कराने के लिए, ठीक है। नाउ
क्या तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो? यू नो, मैं मंगेतर की होती है फियांसे, FIANC, हाँ फियांसे, राइट, CE आएगा। क्या तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो? तो ये फियांसे है। ये लो, अच्छा करती हो। क्या तुम अपने मंगेतर से प्यार? अगर आपकी सहेली आपसे पूछे क्या तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो, आप बोलो नहीं मैं तेरे मंगेतर से प्यार करती हूँ। अपने से नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? सवाल ही पागलों वाला ही। लेकिन ये सिर्फ अंग्रेजी का शब्द देने के लिए मैं दे रहा हूँ, राइट। तो इसको फ्रेंच भाषा में बोलते हैं अक्सोग्यू, राइट। ये अभी समझा रहा हूँ। तो देखो आप, ये प्रश्न किससे बन रहा है? तो तुम अपने मंगेतर से प्यार करती हो, यू लव योर फियांसे। बोलो यू लव योर फियांसे। अब देखो ये प्रश्न किससे बन रहा है? 3 बार बोलो, क्या से, 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 क्या से। अब मैंने देखा प्रश्न क्या से बन रहा है। प्रश्न तुम्हारे वाक्य में अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। अगर अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। यहाँ पर यू के साथ प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? तो डू हम अपनी तरफ से लगा देंगे। हमारा आंसर हुआ डू यू लव योर फियांसे। डू यू लव योर फियांसे, राइट। अब आप देखिए, फ्रेंच भाषा में ये जो ऊपर लाइन मारी जाती है इसको बोलते हैं, कई बार ऐसे होता है, ऐसे होता है, कई निशान होते हैं। एक होता है बट दिस इज नॉट अक्सोग्यू। अक्सोग्यू बोलते हैं जैसे ए तो दिया वर्ड है। फ्रेंच भाषा में स्टूडेंट को बोलते हैं ए तो दिया। क्या बोलते हैं? लड़का है तो ए तो दिया, अक्सोग्यू उसके ऊपर लगता है। और लड़की है तो ई लग जाता है साथ, ए तो दियांत, ठीक है। ए तो दियांत हो गया फियांस, फियांसे। फियांस हो गया लड़का और फियांसे, सॉरी फियांसे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन फियांसे है। देखो आप इधर देखो ध्यान से, ये डबल ही लग जाए तो लड़की बन जाती है। या फ्रेंच भाषा में अगर ए टू दियां है, ETUDIANT, ए टू दियां, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट। और टी के बाद ई लग जाए तो बन जाता है ए टू दियान, तो बन जाता है स्टूडेंट फीमेल, ठीक है। इट्स ओके। अब ये टेबल है, LAUN ताब, इट्स ए टेबल। टेबल को फीमेल माना जाता है फ्रेंच भाषा में, ठीक है। उसमें गिनती भी होती है, अ द त्रुआ, अ माने होता है एक, द त्रुआ, कैत्र सैंक, सीज कहते हैं 6 को, सेट विथ, नफ, दिस। तो ये क्या है, भास्कर स्कूल में फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाती है। हमारे पास फ्रेंच भाषा के टीचर्स हैं जो यहाँ रेगुलर बेस पर क्लासेस लेते हैं, ठीक है। किसी को फ्रेंच पढ़नी हो तो फ्रेंच भाषा भी भास्कर स्कूल में पढ़ सकता है। तो डू यू लव योर फियांस। अब देखो, उससे इस लड़की ने, पहले एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो मेरे पास आई और शर्मा कर बोली, सर मुझे जल्दी जाना है, तो मैं आज जल्दी चली जाऊँ? मैं चले जाऊँ। कह रहे सर एक्चुअली ना मैं नहीं जाती सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी क्लास छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन नीचे ना मेरा फाइनेंस आया हुआ है। मैंने कहा फाइनेंस आया? फियांस को क्या पढ़ रही थी? फाइनेंस। मेरा फाइनेंस आया हुआ है। मैं कभी बात तो ठीक है, वैसे फाइनेंस ही है तुम्हारा, लेकिन फाइनेंस नहीं होता, फियांस से होता। कह रहे हाँ सर वही आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, क्या तुम, आखिरी वाक्य ये इस लेसन का, क्या तुम अपनी मंगेतर से प्यार करते हो? क्या आएगा? अब तुम अपनी मंगेतर से प्यार करते हो, क्या आएगा? यू
fiancé, यू लव योर फियांसे, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग क्या हो जाएगी? हाँ, डबल ही लग जाएगा, FIANC डबल ई। ठीक है, अब यहाँ भी क्या आएगा? यू के साथ डू, अंदर नहीं लगा हुआ तो हम अपनी तरफ से लगा देंगे। डू यू लव योर फियांसे, डू यू लव योर फियांसे, राइट। ये डबल ही लगने से मंगेतर लड़की हो गई, सिंगल ही से क्या हो गया? लड़का हो गया। ठीक है, ऐसे जो वर्ड रिज्यूम है, RESUM, रिज्यूम, जब आप अपना CV देते हो तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिज्यूमे। क्या बोलते हैं? रिज्यूमे, रिज्यूमे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। तो इसी विश्वास के साथ हम दोबारा मिलेंगे। ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। We go to Bhaskar School, he goes to Bhaskar School, she goes to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.